हेलो बच्चों। तो हम लोग द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर शुरू किए थे, मतलब कोशिका जीवन की इकाई वाला, है ना। इससे पहले हम लोग दो क्लास देख चुके हैं जिसमें हम लोग सेल के बारे में, बेसिक फीचर के बारे में जाने थे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाने थे, सेल थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़े हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं किसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, कि यूकैरियोटिक सेल जो रहती है प्रोकैरियोटिक सेल से किस प्रकार से डिफरेंसेस रहती है, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसे पाए जाते हैं, उसको भी हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस क्लास में मैं बताया था कि यूकैरियोटिक सेल्स जो रहती है इसमें प्लांट और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंसेस रहते हैं, उनको बताया था। उसके अलावा कुछ जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्रेजेंट रहने वाले जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं या कोशिकांग होते हैं वो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, कुछ जो रहते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस, और कुछ जो रहते हैं बिना मेम्ब्रेन के भी रहते हैं। ठीक है, तो इन सबको मैं बता चुका था और हम पढ़ते पढ़ते भी जानेंगे कि कौन डबल मेम्ब्रेनस होती है और कौन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखें कि यूकैरियोटिक सेल एक्चुअल में है क्या। तो देख जाने यहाँ से यूकैरियोटिक सेल में इसमें सुव्यवस्थित झिल्लीबद्ध केंद्रक और अंगक होते हैं। ठीक है, यही वाला जो लाइन है डिफरेंस क्रिएट करता है प्रोकैरियोटिक सेल से। क्या कि प्रोकैरियोटिक सेल में बिना झिल्ली के घिरे, मतलब बिना झिल्ली के क्या होते हैं, कोशिकांग तो रहते हैं लेकिन झिल्ली से बॉन्डेड नहीं रहते या मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं रहते। ठीक है, लेकिन इसमें यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक भी झिल्ली से बंधा हुआ रहता है और इसके अंगक मतलब कोशिका के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, झिल्ली से बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, झिल्ली की उपस्थिति से कोशिका द्रव्य का स्पष्ट विभाजन होता है। मतलब बोले कि कौन सी प्रकार की कोशिकाओं में, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से प्रकार के कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो बताना है यूकैरियोटिक सेल में। कैसे, अब मान लो ये तो पूरा साइटोप्लाज्म है, लिक्विड वाला पार्ट है ना, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य है ये। अब मान लो यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियस बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ और है ना माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, तो कुछ ना कुछ कंपार्टमेंट बने हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य को कि कंपार्टमेंट होते हैं इसमें, है ना। एक वर्ड यूज कर रहे हैं कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब होता है ना, अलग अलग कक्ष बने हुए हैं ऐसा दिखाई देता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ऐसा टाइप का कोई रहता नहीं है ना कंपार्टमेंट। तो इसका साइटोप्लाज्म में सभी जो कोशिकांग होंगे ऐसे ही बिखरे हुए पड़े रहते हैं यहाँ पर ऐसे ही। ठीक है, लिक्विड के जैसा, कोई स्पेसिफिक जगह कोई स्पेसिफिक रूम नहीं रहेंगे, मतलब हम बोल सकते हैं एक हॉल टाइप का रहेगा पूरा, लेकिन इसमें ना एक एक खंड बने हुए रहते हैं, मतलब रूम टाइप का बना हुआ रहेगा, है ना। अलग अलग रूम जैसे संरचना दिखाई देती है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। तो ये बात भी जानना है हमें कि यूकैरियोटिक कोशिका द्रव्य जो रहते हैं उसमें कंपार्टमेंट होती है। कंपार्टमेंट मतलब झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांगों के उपस्थित रहने के कारण ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसके आगे और देखें, इसमें जटिल गतिकी और कोशिका कंकाल संरचनाएं होती है। जटिल गतिकी और कोशिका कंकाल मतलब इसमें साइटोस्केलेटन टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो साइटोस्केलेटन वगैरह क्या होते हैं जाने, कि जिस प्रकार से, है ना, वैसे तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि जिस प्रकार से छत वगैरह जो टिकी हुई रहती है, तो छड़ टिका हुआ रहता है छड़ की वजह से। ठीक है, यहाँ पर लगे हुए जो छड़ है उसी की वजह से सीमेंट और रेते और जो गिट्टी वाला जो मिक्सचर है वो उसी के ऊपर टिका हुआ है। सेम यहाँ पर भी ये क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन होते हैं, स्केलेटन। और साइटोस्केलेटन की उपस्थिति के कारण ही ये कोशिका अपने प्रॉपर साइज में रहती है। कौन से कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। और यहाँ पर गतिकी बोला है, तो गतिकी का मतलब ये है कि यहाँ का जो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म होते हैं ना, साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस मूवमेंट होता है, साइक्लोसिस मूवमेंट। साइक्लोसिस मूवमेंट का मतलब सेल जो है स्ट्रीमिंग करता है, मतलब बोला जाए कि सेल जो रहेगा ना, है ना, वो क्या करेगा, जैसे कि जिस प्रकार से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे अपोजिट रहते हैं, मतलब फील्ड रहता है कोई कक्षक में, उसी प्रकार से यहाँ पर है ना क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वगैरह भी चलते रहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो दोनों प्रकार के यहाँ पर मूवमेंट चलते रहता है। मतलब बोला जाए कि कोशिका में जैसे मथनी होता है ना, मथनी, मथनी में क्या होता है कि एक बार ऐसे घूमता है वो मथनी का, है ना, जो आजकल तो इलेक्ट्रिक वाला आ गया है, पहले से खींचने वाला रहता था, पहले इधर आता था, है ना, पहले एक साइड घूमता था फिर उसके बाद दूसरे साइड। तो यहाँ पर मशीन जो है इलेक्ट्रिक वाला जैसे जिस प्रकार से मूवमेंट करता है वैसे ही यहाँ पर साइक्लोसिस मूवमेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको भी याद रखना। इनका आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों में व्यवस्थित होता है, सीधी सी बात है। आनुवंशिक पदार्थ मतलब डीएनए, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो वो क्या रहता है, गुणसूत्रों में व्यवस्थित रहता है, अरेंज रहता है। ठीक है,
अब यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल भी अलग अलग रहते हैं, तो यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल है ना कुछ जो दिया है उसको जानते हैं हम लोग। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि देखो ये जो है ना प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा क्या होती है, यूकैरियोट है, लेकिन ये कौन सी वाली यूकैरियोट होती है, यूनिसेलुलर, मतलब एक कोश की होती है। जबकि ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं बाकी लोग, मल्टी सेलुलर है, मतलब एक से ज़्यादा कोशिका की बनी हुई है, प्लांट सेल भी एनिमल सेल भी। लेकिन प्रोटिस्टा के जो सेल होते हैं उन लोग एक ही कोशिका के बने रहते हैं, प्रोटिस्टन सेल। मतलब प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, डेस्मिड, डाइएटम्स, यूग्लिना वगैरह, अमीबा, ये सब चीज़ इसी में आते हैं, प्लाज्मोडियम है ना, मलेरिया जिससे होती है, ये सब बहुत सारी चीज़ें आते हैं इसमें। ठीक है, इसके आगे देखें। और अब यहाँ पर कंपैरिजन देखते हैं इसको, जिसको इसको मैं प्रीवियस क्लास में बता भी चुका हूँ मैं, है ना, कि जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में है ना दो एनसीईआरटी वालों ने डायग्राम दिया है। देखो एक डायग्राम ये वाला दिया है और दूसरा डायग्राम ये वाला दिया है। अब इन दोनों में हमें है ना नीचे में लिखा है कि क्या बताना है, हम देख के बता सकते हैं कि कौन प्लांट सेल है कौन एनिमल सेल होती है। ठीक है, तो देखें इसमें इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हम लोग इसके साथ में कंपेरिजन करेंगे ना, तो देखना इसके अंदर में ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है उसका नाम है क्या, वैक्यूल। क्या नाम है, वैक्यूल। और वैक्यूल जिसमें भी रहते हैं ना उन लोग कौन से सेल होते हैं, तो उन लोग होते हैं प्लांट सेल। ठीक है, तो ये प्लांट सेल है, जबकि इसमें वैक्यूल अपसेंट रहती है, तो ये क्या हो जाती है, एनिमल सेल। मतलब बोल सकते हैं ये जंतु कोशिका है ना, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये जो प्लांट सेल होती है इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स का सबका नाम दिया है, तो उसी को हम लोग हिंदी में यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर तो इंग्लिश में लिखा है, इसका हिंदी है यहाँ पर क्या, कि देखो कोशिका झिल्ली रहती है प्लांट सेल में, कोशिका भित्ति भी रहती है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और रिक्तिकाएं मतलब वैक्यूल, ये चार चीजें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती है, वो भी रहती है किसमें, प्लांट में। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, केंद्रक, सूक्ष्म का, ये सब चीज भी प्रेजेंट रहते हैं किसमें, इस प्लांट सेल के अंदर में। और जिसको हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देख चुके थे कंपैरिजन वाले, कि प्लांट सेल एनिमल सेल में हम लोग कंपैरिजन किए थे। बाकी लेबलिंग वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से पूछेगा कि कौन क्या कौन से संरचना है करके, है ना। यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है, मैं बताया भी था कि जो ये लाइसोसोम होती है ना जनरली प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में, लेकिन इस प्लांट सेल के डायग्राम में लाइसोसोम को दिया है, तो लाइसोसोम प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, ऐसा मान के चलना है। ठीक है, लेकिन जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे तो बताना है कि नहीं होती, लेकिन जब डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आएंगे तो क्या लेके चलना है कि होती है। ठीक है, बाकी सभी का नाम मैं बता चुका था, कौन क्या होती है, सेल वॉल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सब चीज़ के बारे में प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं, है ना। इसके अलावा सेम टू सेम ये क्या है, एनिमल सेल के बारे में है ना। ये कौन सा सेल था, ये प्लांट सेल, दूसरा ये कौन सा सेल था, एनिमल सेल। ये कौन सा सेल है, एनिमल सेल। अब इस एनिमल सेल में हम लोग कंपैरिजन करके देखेंगे इससे, इसके डायग्राम से। तो देखो बहुत सारा जगह को ये वैक्यूल घेर के रखा है इसमें प्लांट में, जबकि एनिमल में वैसा टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर होता है ना न्यूक्लियस होती है, जबकि इसमें क्या रहता है, वैक्यूल सबसे बड़ी है, न्यूक्लियस तो छोटा सा ही रहता है। ठीक है, बाकी और भी जो इनके नाम है एनिमल सेल में वो सब चीज इसमें भी प्रेजेंट रहते हैं, है ना। कुछ जो रहती है, जैसे कि एनिमल सेल में बात करें तो प्लास्टिड के बारे में बात करें तो प्लास्टिड नहीं रहती। ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में बात करें तो कोशिका भित्ति भी नहीं रहती किसमें, प्लांट सेल, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में इन लोग प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहती। इसके अलावा और भी हम लोग बात करें कि जो रिक्तिकाएं होती है, रिक्तिका का मतलब हम क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर ये रिक्तिकाएं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रहती है, तो ये भी एब्सेंट रहती है किसमें, तो ये एनिमल सेल में। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि बहुत सारी जो संरचना है प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में रहती है, लेकिन एनिमल सेल में कुछ ऐसे रहते हैं जो प्लांट सेल में नहीं रहता, प्लांट सेल में रहने वाले एनिमल सेल में नहीं रहते, है ना। तो इसको हम लोग कंपेरिजन वाले क्वेश्चन को हम लोग देख भी चुके हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सीलिया फ्लैजिला ये बनी हुई दिखाई दे रही है, माइक्रोविलाई बनी हुई दिखाई दे रही है, तो है ना जो, जबकि प्लांट सेल में ऐसा है ना कोई बना हुआ दिखाई नहीं देता, क्यों, क्योंकि इसके आउटर लेयर में क्या रहते हैं, सेल वॉल रहती है, जबकि एनिमल सेल के आउटर लेयर में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होती है। ठीक है, तो इसको कंपैरिजन वाले हम क्वेश्चन देख चुके थे। डबल मेम्ब्रेनस कौन होती है वो भी देख चुके थे, सिंगल मेम्ब्रेनस और बिना मेम्ब्रेन वाले भी कौन होते हैं, सब चीज हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अब यूकैरियोटिक, जो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, है ना, सेल मेम्ब्रेन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसका स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है। वो लाइन हम पढ़े थे कि प्रोकैरियोटिक सेल की कोशिका झिल्ली यूकैरियोटिक के समान होती है, ऐसा हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में देखने जा रहे हैं।
तो कोशिका झिल्ली के लिए अलग अलग समय में अलग अलग मॉडल दिया गया है इसको समझाने के लिए। तो हम लोग यहाँ से मॉडल को समझते हैं कि कौन कौन सा क्या मॉडल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के लिए अलग अलग मॉडल दिया गया है ना, मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हालांकि एनसीईआरटी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में ही बताए हैं, है ना, लेकिन हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए अलग अलग मॉडल दिया गया। क्यों? क्योंकि सेल मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन था उसका नेचर जो है उसको अच्छे से जानने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का, है ना, यूज़ करना था, लेकिन उस टाइम में माइक्रोस्कोप वगैरह थे नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन का प्रॉपर स्ट्रक्चर या, है ना, इसका स्ट्रक्चर की संरचना लिखते हैं, इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में जान पाना मुश्किल था। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्टों के द्वारा प्रयास किया गया कि इसको जानने का। तो सबसे पहला जो मॉडल दिया गया था, पहला मॉडल, है ना, उसको याद रखना है 1935 में डेविसन एंड डेनियली नाम के साइंटिस्ट ने 1935 में मॉडल दिया गया जिसका नाम था सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल दिया गया जिसके अनुसार इन लोगों ने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, या बोला जाए कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बोल सकते हैं इसको सेल मेम्ब्रेन, है ना, ये क्या रहती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ये बात बताया, लिपिड, लिपिड बाइलेयर, बाइलेयर की बनी होती है। ठीक है, जहाँ पर लिपिड और बीच में क्या रहते हैं, प्रोटीन, ये बात बताया इन्होंने। मतलब बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है 3 स्तरों की बनी होती है, ये बात बताया, 3 स्तरों की बनी। इसको डेविसन डेनियली डेनियली मॉडल भी बोलते हैं, इसको सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। इसके अनुसार लिपिड जो, मतलब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है, 2 लेयर, 3 लेयर से मिलकर बनी रहती है, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड। तो लिपिड बाई लेयर मतलब लिपिड ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, ये होती है करके बताया। ठीक है, लेकिन ये बताने में असफल रहा क्योंकि बहुत सारे चीज़ें, है ना, जो लिपिड करती है, प्रोटीन करती है, उसके नेचर के बारे में पता नहीं था। तो जब वो उसके नेचर के बारे में ही पता नहीं है तो लिपिड किससे बनी है और क्या होती है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल स्टडी कर पाना मुश्किल था। ठीक है, तो पहला मॉडल दिया गया किसके द्वारा, सैंडविच मॉडल, 1935 में डेविसन एंड डेनियली द्वारा। ठीक है, इसके अलावा और भी जानते हैं हम लोग, दूसरा और भी मॉडल है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया 1950 में, रॉबर्टसन द्वारा दिया गया, रॉबर्टसन। तो रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट ने सेम बात को बोला कि लिपिड बाइलेयर होती है, लेकिन ये जो सैंडविच रहते हैं ना, इसमें सिर्फ एक ही लेयर नहीं रहती, इसमें और भी लेयर रहती है। तो इसने बताया कि यह सेल मेम्ब्रेन जो रहती है लिपिड, प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड से बनी होती है, ये बात बताया। तो इन्होंने भी वही बात बोला क्या, कि सेल मेम्ब्रेन में रहती है बाई लेयर होते हैं, किसके, बाई लेयर ऑफ लिपिड, लेकिन जब यहाँ पर एक प्रोटीन का लेयर नहीं रहता, है ना, उसमें रहते प्रोटीन के 2 लेयर होते हैं, ये बात बताया किसने, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ने। ठीक है, लेकिन इसमें, है ना, इससे क्या पता चला, तो इससे ना ये पता चला कि इसके थिकनेस कितनी होती है। तो इन लोगों ने अनुमान लगाया कि लगभग 75 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, थिकनेस होती है, थिकनेस किसकी, तो ये सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के 75 एंगस्ट्रॉम की क्या होती है, थिकनेस होती है, ये बात बताया। ठीक है, मतलब कैसे, लगभग ये 20 एंगस्ट्रॉम होती है ये वाली, और ये वाला भी 20 एंगस्ट्रॉम, और ये बाकी यहाँ पर क्या होते हैं, 30 एंगस्ट्रॉम, 35 एंगस्ट्रॉम। तो कुल मिलाकर बोला जाए ये 75 एंगस्ट्रॉम की इसकी थिकनेस होती है, ये बात बताया किसने, रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट ने। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया। ठीक है, लेकिन इसका डिटेल स्टडी तभी हो पाएगा जब इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह का जब यूज़ करेंगे तब। ये सब तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप या बोल सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के यूज़ से, सिंपल माइक्रोस्कोप के यूज़ से हो रहा था, यूज़ करके, ये यूज़ से ये सब मॉडल दिया गया। लेकिन ये सब मॉडल बहुत सारी चीज़ों को बताने में असमर्थ रहा, है ना, तो उसको भी हमें जानना है। ठीक है, तो इसके बाद में देखते हैं हम लोग, पढ़ना शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए उसका झिल्ली एक्चुअल में है क्या। ठीक है,
तो देखिए कोशिका झिल्ली में, है ना, बात जानते हैं कि देखो सेल मेम्ब्रेन जो रहती है, इसका हम लोग कंपोनेंट के बारे में बात करें तो कंपोनेंट को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। सेल मेम्ब्रेन ये बनी किससे रहती है? तो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई रहती है भाई, है ना, याद रखना, लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी है ये। लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी मुख्यतः यही होती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इसमें रहते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी रहती है। उसके अलावा इसमें बोला जाए तो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी रहते हैं। मतलब लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ प्रेजेंट रहती है किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। तो इसका संगठन होता है। तो लिपिड की बात करें तो लिपिड हमेशा, है ना, यहाँ पर याद रख लेना 40% रहती है लिपिड, और प्रोटीन जो है ना वेरी करता है, तो 58 से 59% क्या रहते हैं? प्रोटीन रहते हैं। ठीक है, तो ये जो जितना भी कंस्टिट्यूशन है, या बोला जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो संगठन है, वो संगठन नॉर्मल कोशिका झिल्लियों के लिए होता है ऐसा। ठीक है, लेकिन यदि हम कंपैरिजन करेंगे ह्यूमन में प्रेजेंट रहने वाले आरबीसी से, तो आरबीसी के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसमें अलग ही टाइप का संगठन पाया जाता है। कैसे? तो देखना, मानव लाल रक्त कोशिकाओं पर किए गए रासायनिक अध्ययन से पता चलता है कि कोशिका झिल्ली लिपिड द्विपरत, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, ये बात बोले हैं। ठीक है, तो देखो कैसे। अब ये चीजें तो नॉर्मल सेल में भी रहती है, आरबीसी में क्या डिफरेंस है? तो आरबीसी के लिए स्पेसिफाई किया गया है ना, कि आरबीसी में देखना यहाँ पर, है ना, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड बोले हैं। पहले हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके बाद जानेंगे। तो देखना, इसमें जो लिपिड होती है ना, कोई भी सेल होती है उसके सेल मेम्ब्रेन में लिपिड, उसमें मुख्यतः ना फास्फोलिपिड होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, है ना, इससे क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि लिपिड में भी अलग अलग टाइप के लिपिड होते हैं, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, है ना, तो अलग अलग रहते हैं। तो इसमें लिपिड जो रहती है उसमें फास्फोग्लिसराइड नाम का जो लिपिड है, या फास्फोलिपिड बोला जाए, है ना, फास्फोलिपिड मुख्यतः लिपिड होती है इसकी, किसकी? फास्फोलिपिड होते हैं किसके? तो ये सेल मेम्ब्रेन के लिपिड की बात हो रही है यहाँ पर, तो मुख्यतः फास्फोलिपिड ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन इसमें देखें, एक बात करें कि लिपिड में कैसे अरेंज रहेगी, तो यहाँ पर हम जानेंगे कुछ बातें, है ना। जैसे ये जो लिपिड है उसमें ना दो चीजें होती है। एक क्या रहता है, इसका हेड वाला पार्ट रहता है लिपिड की, और दूसरा कौन सा वाला पार्ट रहता है? टेल वाला पार्ट रहता है। ठीक है, तो ये जो हेड वाले पार्ट रहते हैं ना, इन लोग क्या रहते हैं? जल स्नेही होते हैं। मतलब बोला जाए इन लोग हाइड्रोफिलिक है, जबकि ये टेल वाला जो रहते हैं ना, क्या रहते हैं? हाइड्रोफोबिक, मतलब जल विरोधी, जल विरोधी। तो इन लोग को बोलेंगे हम लोग क्या? हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में। तो देखना, इसका बाहरी ध्रुवीय शीर्ष और आंतरिक जल विरोधी पूंछ होती है। ठीक, इस प्रकार संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई की अध्रुवीय पूंछ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। मतलब देखा जाए कि टेल जो रहती है ना, ये टेल जल विरोधी है। तो जल विरोधी क्यों है? क्योंकि इसका बॉन्ड जो है ना सेटिस्फाइड रहता है। तो यहाँ पर हम लोग संतृप्त असंतृप्त के लिए हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुए रहते हैं, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड के लिए संतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है जिसका बॉन्ड जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, या सिमेट्री में जब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, सिमेट्री रहती है उसमें, उन लोग संतृप्त होते हैं। संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन के बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग। तो जिसमें उसका बॉन्ड सेटिस्फाइड रहता है, तो हम जानते हैं एल्केन जो रहती है, एल्केन, उसमें क्या रहता है? ये संतृप्त रहता है। एल्केन मतलब जिसमें एग्जाम्पल बात करें, जैसे मेथेन है, CH4 मेथेन, ये क्या रहती है ना, ये क्या है? बॉन्ड सेटिस्फाइड है, इसके 4 ऑक्टेट कंप्लीट रहती है। तो कुल मिलाकर ये संतृप्त होती है। जबकि असंतृप्तता की बात करते हैं हम लोग, असंतृप्त, तो असंतृप्त में कौन आती है? एल्किन आती है, एल्किन। और दूसरा कौन आते हैं? एल्काइन आती है, एल्काइन, जिसमें डबल बॉन्ड रहते हैं, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में रहने वाले लोग क्या होते हैं? असंतृप्त। जबकि इसमें क्या रहते हैं? सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। ठीक है, तो संतृप्त असंतृप्त समझ आ रहा होगा कि जल विरोधी जो टेल वाली पूंछ होती है, इन लोग क्या रहते हैं? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी होती थी। हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्केन, एल्काइन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, वही क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर जल विरोधी के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो जल विरोधी पूंछ जो रहती है ना, क्या रहती है? ये संतृप्त वसी अम्लों से बनी है, संतृप्त। और हम लोग सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वगैरह के बारे में भी पढ़े रहते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, है ना, अभी और पढ़ेंगे भी बायोमोलिक्यूल्स जब आएगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई रहती है कौन? हाइड्रोकार्बन की इसकी बनी हुई रहती है कौन? ये जो टेल वाला पार्ट रहता है वो। ठीक है, जबकि इन लोग असंतृप्तता से बने हुए रहते हैं ना, तो उसको अभी देखेंगे हम लोग। अभी ये याद रखना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई पूंछ, मतलब टेल, जल विरोधी गुण दर्शाती है। ठीक है,
इसके आगे और जाने हम लोग, ये जो है यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है, यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं। लेबल वाले क्वेश्चन आते हैं, कौन क्या है करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वाली जो संरचना दिखाई दे रही है, क्या है, प्रोटीन। लेकिन इसी प्रोटीन में देखो ये जुड़ा हुआ जो है ना, ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो ये शुगर जो है इसी प्रोटीन के ऊपर में ऐसे फैला हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो प्रोटीन है, एक प्रोटीन जो है बाहर की ओर दिखाई दे रही है, एक और यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन दिखाई दे रहे होंगे, इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर में है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि जो बाहरी प्रोटीन होती है ना, ये वाली प्रोटीन एक्चुअल में दो प्रकार की प्रेजेंट होती है, दो तरीके से, है ना। झिल्ली में अलग करने की सुविधा के आधार पर ये दो प्रकार के प्रोटीनें होती है, एक होता है पेरीफेरल, दूसरा इंटीग्रल। ये वाला जो प्रोटीन है वो क्या है, पेरीफेरल होती है। पेरीफेरल का मतलब ये परिधि की ओर है, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन अंदर में है। तो जो परिधि वाली रहती है तो बाहर साइड ही रहती है, लेकिन जो इंटीग्रल वाली रहती है या तो पूर्णतः धसी हुई रहती है या तो पार्सली धसी हुई रहती है, आंशिक रूप से या पूर्णतः, दोनों तरीके से ये धसी हुई रहती है। उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे इस डायग्राम से, क्या कि जो प्रोटीन का जो ये सेल मेम्ब्रेन का आउटर लेयर है, मतलब बाहरी सतह, उसी तरफ जो प्रोटीन है, और देखो उसके अंदर तरफ भी प्रोटीन है, लेकिन इसके बाहर तरफ ही शुगर है, अंदर तरफ नहीं है। ठीक है, बाहर तरफ ही मतलब सरफेस में ही, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस में ही शुगर या कार्बोहाइड्रेट रहती है, जबकि आंतरिक सतह में नहीं रहती। ये जो देखो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है ना, कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी दिया है। ये दो लिपिड के जो टेल वाले पार्ट रहते हैं ना, दोनों टेल के बीच में रहती है कोलेस्ट्रॉल, जो इसको क्या करती है, स्थायित्व तो प्रदान करती है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, लिपिड बाय लेयर तो जान ही गए, यहाँ पर टेल वाला हिस्सा रहता है, हेड वाला हिस्सा रहता है किसमें, लिपिड में, और हम लोग इसको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े भी रहते हैं। ठीक है, इसके आगे और जाने, सेल मेम्ब्रेन में विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात अलग अलग होता है, वही बात बताया, किसी में 40 रहता है, किसी में 58 हो जाता है। आरबीसी की बात करते हैं यहाँ पर, तो आरबीसी में ना याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 52% प्रोटीन है और 40% क्या है, लिपिड। तो 40 होती है, 40 से है ना लिपिड को याद रखना, और 52 क्या होती है, प्रोटीन। प्रोटीन ही बदलते रहती है। ठीक है, फिर भी हम लोग जब सेल मेम्ब्रेन बनी किससे रहती करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुख्यतः लिपिड से बनी रहती है, यही बात बताते हैं। क्यों, इसका रीजन हम लोग जानेंगे अभी, है ना। तो देखते हैं यहाँ से, आसानी से निकाले जाने के आधार पर झिल्ली प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। मतलब आसानी से निकाले जाने मतलब आसानी से अलग करने की सुविधा के आधार पर, एनसीईआरटी लाइन लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन में आसानी से दोनों झिल्लियों को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो प्रकार की मेम्ब्रेन होती है। एक होती इंटीग्रल प्रोटीन, ये झिल्ली में देखो आंशिक रूप से धसी हुई रहती है या तो पूर्ण रूप से दबे हुए रहते हैं, है ना, धसे हुए रहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। जबकि दूसरा जो पेरीफेरल प्रोटीन होती है, ये झिल्ली की सतह पर उपस्थित होती है। सतह मतलब सरफेस जो रहते हैं वहां पर प्रेजेंट रहेगी, कौन, ये पेरीफेरल वाला जो है। एनसीईआरटी से हम देख भी सकते हैं, ये जो परिधि प्रोटीन होती है ना, वो बाहर की ओर देखो क्या है, सरफेस से, है ना, ये सरफेस से निकला हुआ है और सरफेस से क्या है, बाहर की ओर, है ना, गया है। एक बात यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि ये पूरा जो प्रोटीन है इधर की ओर भी आया हुआ है, मतलब हम बोल सकते हैं कि सरफेस से होता वो अंदर तक भी पूरा गया हुआ रहता है। एक्चुअल में राइबोसोम जब प्रोटीन बनाते हैं ना, तो राइबोसोम के बारे में सुने होंगे, तो उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। जैसे वो प्रोटीन बनाता है ना, प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन बनने चला जाता है, सेल मेम्ब्रेन बनाने में उसका हेल्प होता है। इसीलिए देखो अंदर से पूरे जुड़ी हुई रहती है ये वाली प्रोटीन कौन सी, पेरीफेरल प्रोटीन। जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो है पार्शली या कंप्लीटेड, पार्शली का मतलब आंशिक रूप से धसी हुई रहती है या तो कंप्लीट रूप से धसी हुई रहती है, यहाँ पर मतलब पूर्णतः रूप से धसी हुई रहती है, कौन, इंटीग्रल प्रोटीन। तो झिल्ली को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो प्रकार के प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़े यहाँ से, है ना। उसके बाद और जानते हैं हम लोग कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होती है, और सेल मेम्ब्रेन के लिए जो मॉडल दिया गया उसको हम लोग जाने। यहाँ पर हम लोग पढ़े सेल का जो है ना गिवन मॉडल था, इसमें दो ये सब मॉडल थे, इसके नाम भी याद रखना किसने कौन सा मॉडल दिया, वो सब चीज़ें। लेकिन हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को याद रखना, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही वाला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना। तो इसका पढ़ते हैं कि क्या होती है। तो देखना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन में देखें, इसको दिया किसके द्वारा, है ना, दिया किसके द्वारा था, सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। और कब दिया गया, 1972 में। तो है ना, कुछ जगह में ऐसा रहता है कि सन वगैरह को याद करने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन कुछ जगह का सन को याद करना इंपॉर्टेंट है। कब दिया गया वाला भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैथ्स दी कॉलम में सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं उन सब से ना सन को देते हैं। तो यहाँ पर 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया, है ना, दो साइंटिस्टों के द्वारा। और हम चूंकि साइंटिस्ट को इतने दिन से पढ़ रहे थे लेकिन उसको देखे नहीं थे, तो आज देख सकते हैं यहाँ से, सिंगर निकोलसन नाम के साइंटिस्ट है। ठीक है, तो इसका ये फायदा है हमारे पास में, है ना,
किसने दिया वो भी हम लोग जान सकते हैं यहाँ से, है ना। तो कब दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को? तो 1972 में। इसके अनुसार क्या होते हैं, लिपिड की अर्ध तरल प्रकृति समग्र द्वीप परत के भीतर प्रोटीन की पार्श्व गति को सक्षम बनाती है। मतलब ये बोला जाए कि इन लोगों ने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ये बात बोला, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ये बात बोला। ठीक है, मतलब बोलूं मैं कि मान लो ये सेल मेम्ब्रेन को मैं बना रहा हूं ना पूरा, तो इस सेल मेम्ब्रेन में ना ऐसे बने हुए हैं, मतलब एक्चुअल में इसको जूम करके यहाँ पर दिखाऊं तो सेल मेम्ब्रेन ऐसी बनी हुई है, ऐसा है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ये पूरा जो ये थिकनेस है ना, ये वाला थिकनेस को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो ये ऐसी बनी हुई है पूरी जगह में, ऐसे ये पूरा ऐसे बना हुआ है। तो मैं जब बात करूंगा कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा जो बना हुआ है, पूरे के पूरे में क्या है पता है, लिपिड है। पूरे सभी जगह में क्या है, लिपिड। मतलब लिपिड का ही बाई लेयर है चारों तरफ। मतलब ये जो है एक ही तरफ को दिखाया है, ऐसे पूरा गोला को बनाएंगे ना तो पूरा में ऐसे ही रहता है, माचिस की तीली के जैसे दिखाई दे रहा है ये, है ना, लेकिन लिपिड बाई लेयर होती है। इधर भी ऐसा है, इधर भी, मतलब इसका हेड वाला पार्ट आउटर साइड में रहेगा और अंदर मतलब ये साइटोप्लाज्म की तरफ भी हेड रहेगा और कोशिका के बाहर की तरफ भी हेड रहती है इसकी। ठीक है, लेकिन प्रोटीन जो रहती है ना, यहाँ पर प्रोटीन जो है उसकी बात करें हम, तो प्रोटीन यहाँ पर पूरे लेयर में नहीं रहती, कुछ कुछ जगह में होगी, कुछ यहाँ पर होगी, कुछ ऐसे होगी, कुछ यहाँ पर होगी, कुछ यहाँ पर पाई जाएगी, कुछ यहाँ पर। लेकिन फिर भी लिपिड और प्रोटीन का प्रतिशत को बात करें ना, तो प्रोटीन का प्रतिशत ज़्यादा रहता है। प्रोटीन इवन आरबीसी की झिल्ली की बात करेंगे तो है ना 52% प्रोटीन है, जबकि 40% तो लिपिड ही होती है। देखो पूरा जो है ना सर्कल बना हुआ है किससे, लिपिड से। किससे बना है, लिपिड। मतलब सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो बताना है लिपिड से। ऑप्शन में रहेंगे लिपिड, प्रोटीन और बाकी सब चीज, और एक एक को चुनना रहेगा तो लिपिड से बनी है। लिपिड पहले है और लिपिड के बाद, जैसे मान लो ये दीवार में पूरा ईंट लगा हुआ है ना, मतलब पूरा ये दीवार में पूरा ईंटों का दीवार है ये। अब यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ चीजों को लगा दिए, जैसे मान लो अटैच कर दिए, जैसे मान लो कोई कपड़ा सुखाने के लिए हैंगर लगा दिए, है ना, या पाइप लगा दिए, तो वो जो पाइप रहेगा ना अलग अलग डिस्टेंस में रहेगा, बना तो वो एक ही लेयर से है ना, तो लिपिड्स लेयर से बनी रहती है, प्रोटीन उसमें रहता है। तो प्रोटीन दो प्रकार से रहता है, कैसे, एक तो क्या रहेगा पार्श्व साइड में रहेगा, मतलब बाहर की तरफ में परिधि प्रोटीन बोलेंगे, और एक क्या रहता है इंटीग्रल वाला, वो तो आंशिक रूप से धंसा हुआ रहेगा या तो पूर्णतः धंसा हुआ रहता है, बीच बीच में रहेंगे कहीं कहीं पर। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये वाली इंटीग्रल, ये वाली सिर्फ पेरीफेरल प्रोटीन दिखाई दे रहा है। क्लियर होना चाहिए यहाँ पर आज, है ना, कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला गया है। तो मोज़ेक का अर्थ जानते हैं हम लोग, मोज़ेक को हम लोग बोलते हैं, मोज़ेक का मतलब क्या होता है पता है, मोज़ेक मतलब जोकर जैसी संरचना। जोकर का मतलब, जोकर को देखे होंगे है ना, यहाँ पर ऐसे स्पॉटेड बना के रखे हुए रहते हैं नाक में अलग से, तो अलग दिखाई देता है। सेम जैसे कि हम बोले यहाँ पर कि मोज़ेक में ऐसा, मोज़ेक विजन मतलब ऐसे ये है ना, ऐसा टाइप का। तो कुल मिलाकर इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, वही क्या, कि जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर कोई लिक्विड लेते हैं तो इसको हम लोग कंपेरिजन भी करेंगे। मान लो यहाँ पर कोई द्रव भरा हुआ है, जल है ये, जल, और जल में ही ना ये प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ऐसे बर्फ के रूप में तैरते रहते हैं, ऐसे बर्फ। तभी तो हम लोग बोलते हैं प्रोटीन आइसबर्ग इन अ लिपिड, इन अ सी ऑफ लिपिड, ऐसा बोलते हैं, वाला लाइन अभी आएगा, है ना। तो जानेंगे कि मोज़ेक के जैसा क्यों दिखाई देता है। एक प्लेन रहता तो प्लेन प्लेन में तो सिर्फ लिपिड लिपिड ही रहता है, लेकिन प्रोटीन बीच बीच में है और बाहर की ओर में भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन बाहर भी है और अंदर भी है, तो कुछ कुछ जगह में है, देखो है ना, जगह छोड़ छोड़ के है कि नहीं है प्रोटीन जो है। इसीलिए प्रोटीन की मात्रा ज्यादा भली है, लेकिन वो कंटिन्यूअस लेयर नहीं बनाते, ये बात भी हमें जानना है। ठीक है, कुछ जो प्रोटीन अलग टाइप के दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले जो प्रोटीन, उन लोग कैरियर प्रोटीन बनाते हैं, कैरियर प्रोटीन के बारे में भी अभी पढ़ेंगे। तो ये सब चीज हमें जान जाना है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही क्यों बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम समझे कि अर्धतरली प्रकृति के कारण लिपिड की अर्धतरली प्रकृति होती है। अर्धतरली मतलब ठोस भी नहीं और द्रव भी नहीं, बीच वाला, मतलब जो पिघली हुई अवस्था बोलते हैं ना, प्लाज्मा वाला स्टेज, वही वाली अवस्था होती है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को पिघलाते हैं तो जब ठंडा होती है तो वापस से वो जम जाती है, मतलब ठोस हो जाती है, लेकिन जो एक टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर रहता है उस टाइम में क्या रहता है, सेमी सॉलिड रहता है। उसके बाद उसको प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर दे सकते हैं, जैसे प्लास्टिड है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम लोग जब जलाएंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड बनता है, लिक्विड, और लिक्विड बन जाएगा तो कोई शेप देंगे तो वैसे शेप का हो जाएगा वो।
उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस लिपिड की अर्ध तरली प्रकृति होती, मतलब पूरा तरल भी नहीं है, पूरा सॉलिड भी नहीं है, और लिपिड का ही नेचर है ना ऐसा, लिपिड का, प्रोटीन का नहीं है ऐसा, ठीक है। और इसी की वजह से ना प्रोटीन जो रहती है ना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कि प्रोटीन जो रहती है पार्श्व गति करती है। पार्श्व का मतलब लेटरल मूवमेंट करते हैं प्रोटीन। पार्श्व गति मतलब, पार्श्व गति मतलब क्या, जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ऐसे आगे की ओर आऊंगा तो क्या हो गया, फॉरवर्ड मूवमेंट है ये, मतलब आगे गति, आगे की ओर ऐसे गति है, पीछे की ओर जाऊंगा तो पीछे गति है, ऐसे आऊंगा तो आगे, ऐसे आऊंगा तो पीछे। अब ऐसे इधर और ऐसे इधर आऊंगा तो लेटरल मूवमेंट कहलाती है, मतलब ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा, ये इधर मूवमेंट करेगा, ये इधर मूवमेंट करेगा। मतलब जिस प्रकार से हलचल मचती है ना, जैसे मान लो झिल्ली में जब पानी भरते हैं ना, मतलब झिल्ली जो रहती है उसमें पानी डालेंगे तो है ना, कभी कभी पानी को इधर इधर ऐसे करते हैं ना, झिल्ली को उसको ना ऐसे सुई से ना चिभा भी देंगे ना तो झिल्ली फटती नहीं है, वापिस से रिपेयर हो जाती है। क्यों? फ्लेक्सिबल रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तरलता गुण होते हैं इसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेमी परमेएबल नेचर है। उसके अलावा ऐसे छेदेंगे भी तो भी नहीं फटेगा वो, अब ज्यादा प्रेशर के साथ करेंगे तो क्या होगा, लेकिन हम लोग सुई को भी इंजेक्ट करेंगे ना तो वापस बन जाती है। और सेमी फ्लूइड नेचर होते हैं किसके, लिपिड के। और इसी की वजह से ना प्रोटीन कौन सा मूवमेंट करता है, पार्श्वी गति करते हैं, लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। और लेटरल मूवमेंट क्यों करती है प्रोटीन, पार्श्व गति क्यों करती है, क्योंकि लिपिड का जो नेचर है ना फ्लूडिडिटी नेचर होती है। फ्लूडिडिटी मतलब तरलता वाला नेचर, तरलता, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे भी, देखना ये झिल्ली के भीतर गति करने की इस क्षमता को, मतलब प्रोटीन, यहाँ से भाई एआर वाले क्वेश्चन या तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, तो है ना याद रखना इसको, एआर वाले क्वेश्चन पूछेंगे या तो स्टेटमेंट 2 लाइन लिख के देगा, है ना, कि प्रोटीन पार्श्वी गति करते हैं, पहला स्टेटमेंट देगा। दूसरा है ना स्टेटमेंट देगा झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता को तरलता के रूप में मापा जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही होगा। ऐसे में स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट का यार सीधा सा मीनिंग है, लोग ना इसको कठिन बना के रखे हुए हैं, कुछ नहीं है। स्टेटमेंट में का मतलब 2 लाइन है एनसीईआरटी का। अब दोनों बात या तो सही हो सकता है या दोनों गलत हो सकते हैं, या तो एक सही एक गलत होगा, या तो है ना पहला सही पहला गलत दूसरा सही होगा, तो 4 ऑप्शन तो वही बनेंगे, उसके अलावा क्या बनेगा। तो स्टेटमेंट में कुछ और नहीं है, एनसीईआरटी का लाइन है। लेकिन असर्शन रीजन क्या है, तो एनसीईआरटी में जहां पर भी ना क्यों दिखाई देगा ना, क्योंकि, क्योंकि वाला पहला लाइन लिखा रहेगा, उसके बाद क्योंकि लिखाई देगा ना, कहीं पर भी बात करें हम एनसीईआरटी में 11 12 दोनों में, तो जहां पर भी ना क्योंकि वर्ड या बिकॉज वर्ड यूज करेंगे ना, वही क्या रहता है, सही एक्सप्लेनेशन रहता है। यदि बिकॉज वाला वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, बिकॉज वर्ड भी यूज करता है, लेकिन ना जो आगे लिखा हुआ बात रहता है ना, वहां पर सही की जगह में नहीं लिख दिया रहता है, एक वर्ड को चेंज कर देता है बस। तो जो सही की जगह नहीं लिखा रहेगा तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा और स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरी बात को बताया रहेगा उसके अलावा, पहले बात के अलावा, तो वो भी गलत हो जाएगा, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से डरना नहीं हो, एनसीईआरटी का लाइन ही रहती है, तो सेम बात को हमें जानना है। तो देखो प्रोटीन की पार्श्व गति करने की क्षमता को है ना किसके रूप में मापा गया है, फ्लूडिडिटी, मतलब इसको बोलते हैं तरलता, फ्लूडिडिटी, फ्लूडिडिटी के रूप में मापा गया है, पार्श्व गति करने की जो क्षमता है उसको, ठीक है, तरलता के आधार पर नापा गया है, तो इसको भी हमें जानना है, ठीक है। इसके अलावा और देखें, है ना, फंक्शन के बारे में भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग और जाने, यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं हम लोग, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही क्यों बोला गया है, तो इसके आधार पर यहाँ पर जो हम लोग बर्फ और जल वाला जो तुलना किए थे ना, तो जल क्या है पता है, लिपिड है, जबकि बर्फ क्या है, प्रोटीन है ना। इस कोई भी बात फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में समझ नहीं आएगा तो कम से कम बर्फ और जल को तो याद ही रख सकते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू बर्फ और जल यहाँ पर क्या बात बताना है, तो देखिए इसके लिए तो हम एक लाइन टैग वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, क्या कि प्रोटीन जो रहती है, प्रोटीन है ना, यहाँ पर हम लोग हिंदी में लिखते हैं लिपिड के समुद्र में, लिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी भूस्थल, प्रोटीन रूपी भूस्थल, भूस्थल मतलब इसको इंग्लिश में बोले तो है ना, लिखेंगे हम लोग कि प्रोटीन आइसबर्ग, प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड, प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड, मतलब लिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी भूस्थल होती है। तो हम देख भी सकते हैं यहाँ पर कि जल सभी जगह में है, लेकिन कुछ ही जगह में क्या है, बर्फ है। तो बर्फ जो है इधर उधर तैरते रहते, तो बर्फ कहीं भी तैरेगी नहीं, वो लेटरल मूवमेंट बस करेगी। मतलब प्रोटीन जो है पार्श्वी गति करते, लिपिड जो है ना पार्श्वी गति नहीं करते। लिपिड का नेचर ही क्या है, फ्लूइड, मतलब अर्ध तरल है, मतलब सेमी लिक्विड है ये। लिपिड जो है ना फिसलाने में हेल्प करता है, वो खुद नहीं फिसलता।
जैसे ना जिस प्रकार से ग्रीस रहता है ना, ग्रीस वो लिक्विड भी नहीं रहता, सॉलिड भी नहीं रहता, ग्रीस जानते हो ना। या जब जिस टाइम में जब ठंड का दिन आता है नारियल तेल जम जाता है ना, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है कि कम रहता है? जमने का गुण किसका है, कम मेल्टिंग पॉइंट वाले का जबकि ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले का? बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, इसके बारे में देखना, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और यदि नहीं जानते तो बताना है ना, सर्च करके कहीं से कि कम मेल्टिंग पॉइंट मतलब कम गलनांक वाले लोग जल्दी जमते हैं कि ज़्यादा गलनांक वाले लोग जल्दी जमते हैं। जैसे घी को नहीं देखे हो, ठंड के दिन में घी भी क्या हो जाता है, जम जाता है, नारियल का तेल जम जाता है, ठीक है। तो बताना उसको, ठीक है। वैसे हम लोग पढ़ेंगे भी, बायोमोलिक्यूल्स में आती है उसके बारे में। तभी ये जानना है कि लिपिड जो रहती है उसके ही क्वासी फ्लूडी नेचर की वजह से प्रोटीन क्या करते हैं, गति करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। यहाँ से कुछ बातें और भी है, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के साथ में प्रोटीन जब मिल जाती है तो यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये जो शुगर है प्रोटीन के साथ ही जुड़ी हुई है, तो दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। यहाँ पर लिपिड जब होती है ग्लूकोज से मिलती है ना, ग्लूकोज जब लिपिड से इम्बेडेड रहते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर में तो ग्लाइकोलिपिड बना देती है, लिपिड विद द कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड, तो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन। और देखो ये जो है ना अंदर से ही आई हुई रहती है, क्यों? क्योंकि इसको बनाती कौन है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी के बारे में सुने हैं कि नहीं सुने हैं? नहीं सुने होंगे तभी आज हम लोग पढ़ेंगे भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ है। यहाँ पर देखो साइटोस्केलेटन्स के बारे में अभी जस्ट बताया मैंने कि साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होती है किसमें, है ना, सेल मेम्ब्रेन में। यहाँ पर ये साइटोस्केलेटन के बारे में बताया हूँ, वही चीज़ को यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो अलग अलग सब संरचना होती है, जब डिटेल स्टडी करते हैं कोई चीज़ के बारे में तभी जाके पता चल पाती है। तो साइटोस्केलेटन होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग पढ़े क्या कि देखिए यहाँ से कोलेस्ट्रॉल के बारे में, तो इसका कार्य जो है ना यहीं पर लिख लेते हैं, कार्य कि ये जो रहती है ना स्थायित्व प्रदान करती है, स्थायित्व प्रदान करती है। किसको स्थायित्व प्रदान करती है, प्रदान करती है, तो किसको करती होगी ये, तो ये करती है झिल्ली को। झिल्ली जो है स्थायित्व रहना चाहिए। देखो दोनों कोलेस्ट्रॉल के दोनों मतलब टेल वाले के बीच वाले हिस्से में रहती है, मतलब बोला जाए कि ये जो टेल है और ये भी टेल है, तो टेल के बीच हिस्से में रहती है क्या, है ना, यहाँ पर बीच में रहेगी क्या, कोलेस्ट्रॉल, क्या रहती है, कोलेस्ट्रॉल है। और इसका कार्य क्या होता है, झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करना। अब ये इसका फ्लूइडिटी नेचर होता है तो इधर 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 उधर हो सकते हैं। तो ये जो लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल रहते हैं ना, देखो और यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा कि सभी जगह नहीं है, ये कुछ कुछ जगह में है। जैसे हम लोग लॉक करने के लिए कोई जैसे वायर लेके जाते हैं लॉक करने के लिए, ऐसे लगाए रहते हैं ना कुछ कुछ जगह में, ताकि वो इधर उधर मत हो, ढीला मत हो, इसीलिए यहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य जब हम शुरू किए थे तो यहाँ पर ये सब चीज़ तो बता दिया, लेकिन एक दो बात यहाँ पर और लिख लेना है कि कोशिका झिल्ली का जो नेचर रहता है ना, नेचर वो क्या रहता है, अर्ध पारगम्य होता है, मतलब सेमी परमिएबल होती है ये, अर्ध पारगम्य प्रकृति की होती है, पारगम्य। और दूसरा बात करें हम लोग इसमें ना जो सममिति पूछेंगे, मान लो सममिति, तो सममिति भी याद रख लेना यहाँ से कि सिमेट्रिकल होते कि नहीं होते पूछेंगे। तो ऐसे बीचों बीच से जब काटेंगे इसको तो सिमेट्रिकल दिखाई नहीं देती, ये क्या होती है, असममिति होती, असममिति स्ट्रक्चर होते हैं किसके, सेल मेम्ब्रेन के। तो इसको भी हमें याद रखना, असममिति होती है, ठीक है। इसके अलावा और देखें तो यहाँ तक बता दिया है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वगैरह भी जान गए हम लोग, और लिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी भूस्थल भी जान गए। ये जो है ना AR वाले जब क्वेश्चन देंगे तो यहाँ से वैसे ही देंगे कि प्रोटीन जो रहती है पार्श्व गति करती है, तो उसका रीजन क्या है, तो उसकी रीजन है तरलता। तो इसकी तरलता के झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी नेचर की वजह से ही ऐसा होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इसको हमें जानना है, हमें फ्लूइडिटी नेचर को। इसके अलावा और देखें आगे फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं। पहले इसमें जो थ्योरी दिखा है ना, लिखा है, उसको हम लोग जानते हैं, फिर उसके बाद अब उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो देखें ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में ये अंदर के साइड है और ये बाहर की साइड, तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है और ये वाली इंट्रा सेलुलर स्पेस होती है। जैसे प्रोटीन का चैनल बना हुआ दिखाई दे रहा है, कैरियर प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन सब का यूज भी होगा, तो पहले हम लोग देखें इसके बारे में पढ़ते हैं कि अणुओं का परिवहन झिल्ली अपने दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। मतलब बोला जाए कि कुछ जो रहती है, जैसे हम लोग जहाँ पर साइनेप्स पढ़े थे हम लोग, आवेगों का संचरण, उसमें सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा दोनों तरफ बैलेंस बना रहे थे, है ना।
तो यहाँ पर भी क्या रहता है, जो मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है ना सेल को, उसी मॉलिक्यूल्स को लेगा, और जिसको जरूरत नहीं उसको क्या करेगा, नहीं लेगा, बाहर ही रखेगा। तो अर्ध पारगम्य बोलने का मीनिंग ही यही है कि जिस चीज की जरूरत है कोशिका को वही चीज ही आती है। तो इतना अच्छा नेचर है इसका मतलब, है ना, किसी भी मॉलिक्यूल्स को लाने नहीं देती है ना, मतलब अनवांटेड मॉलिक्यूल्स नहीं आ पाते यहाँ पर, है ना। तो कौन सा मॉलिक्यूल आती है, जिसकी जरूरत है वही आती है। तो वही वाला बात लिखे कि चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है ना। और अर्ध पारगम्य होती है, चयन करके लेके आती है, ऐसे कि नहीं कि किसी को भी लेके आ जाएगी, ठीक है। सेम है नीट एग्जाम जैसा, चयन करने के बाद ही क्या होते हैं, एमबीबीएस करने जाते हैं कि नहीं। पहले से बिना चयन के चले जाएंगे 12वीं पास में, तो ऐसे में तो फिर कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हर एक एग्जाम पहले क्या करता है, चयन करता है। उसी प्रकार से एक उसका झिल्ली भी क्या करती है, चयन करेगी, तभी जाके उसको पारगम्यता प्रदान करेगी, वरना नहीं जाने देगी, ठीक है। तरल प्रकृति के कारण प्लाज्मा झिल्ली कोशिका वृद्धि, है ना, मतलब ऐसा क्यों होती है, तो यहाँ पर तरली प्रकृति फ्लूइडिटी नेचर के कारण ये अर्ध पारगम्य हो जाती है। तो प्लाज्मा झिल्ली करती क्या है, क्या क्या काम करती है, तो देखें, ये कोशिका वृद्धि करवाती है। कोशिका वृद्धि मतलब सेल ग्रोथ होगा तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फैलेंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैलेगा ही नहीं तो कोशिका झिल्ली तो फट जाएगा। तो वहां पर फटने से बचाने के लिए सेल को ग्रोथ होना पड़ेगा, मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरते जाएंगे, पानी भरते जाएगा तो सेल क्या होते जाएंगे, ग्रोथ होते जाएंगे। तो पहला काम सेल ग्रोथ है। दूसरा इंटरसेलुलर जंक्शन बनाएंगे। इंटरसेलुलर जंक्शन मतलब दो सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड और प्रोटीन के बीच में, है ना, ये यहाँ पर जो जंक्शन है इंट्रा सेलुलर जंक्शन का निर्माण करते हैं दो सेलों के बीच में। कौन, ये जो सेल मेम्ब्रेन रहती है वही। तो इसका क्या फायदा है इंट्रासेलुलर जंक्शन का, तो देखिए यहाँ ये निर्माण करते हैं। उसके बाद इसमें क्या होती है, सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब यहाँ से जिस चीज की जरूरत है उसको यहाँ पर लाएगा, इसमें, है ना, इसमें चला जाएगा, या इसमें जिस चीज की जरूरत है ना, जो इसको चाहिए वो यहाँ से सिक्रेट होके आएगा। और यहाँ से सिक्रीशन के बाद में दूसरे जगह भेजना है तो दूसरे जगह भी जाती है, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस में रुकना जरूरी है उसको। यहाँ पर इंटरसेलुलर जंक्शन नहीं रहेंगे मान लो, तो इसमें का जो सिक्रीशन रहेगा वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। जैसे मान लो पसीना ग्रंथि के द्वारा पसीना निकलती है, ठीक है। अब पसीने को निकलने से पहले सेल से बाहर आना पड़ेगा वाटर को, तो सेल से बाहर आके जगह नहीं रहेगा वहां पर, तो कहाँ पर पहले रुकेगा, तो पसीना जो रहते पहले ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पहले वहीं पर निकलती है जहां पर जो पोर्स रहते हैं वहां पर स्वेट ग्लैंड, और वहीं फिर बाहर हो जाती है ना, चूंकि ये बाहर वाली है। अंदर में और भी कई चीजें होते रहती है जो सिक्रीशन, जैसे मान लो हार्मोन का सिक्रीशन है, तो हार्मोन सिक्रेट होंगे और पहले आएंगे फिर उसके बाद ब्लड में जाके मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे इंट्रासेलुलर स्पेस बनाती है ये, है ना, सिक्रेशन करेगी। चौथा अंतःकोश की अंतःकोश की जो है कोशिका विभाजन भी आदि करती है। अंतःकोश की मतलब इंट्रासेलुलर फंक्शन भी करती है, कार्य, यहाँ पर कार्य लिखेंगे। मतलब देखो सेल के अंदर में जैसे मान लो कोई एक जगह है, यहाँ पर से कोई चीज सिक्रीट हो रहा है और उसका यूज यहाँ पर होना है, तो यहाँ से यहाँ भी कम्युनिकेट जो करती है ना सेल, उसी को हम लोग इंट्रासेलुलर बोलते हैं, मतलब अंतःकोश की। भाई देखो ये रूम बहुत बड़ा है, अब मान लो कोई चीज की जरूरत वहां पर है ना, दूसरे कोने में, एक कोने से दूसरे कोने, तो यहाँ से कोई चीज मटेरियल बन के दूसरे कोने तक जाएगा तो दोनों में कम्युनिकेट होंगे तभी तो जा पाएगा। तो इंट्रासेलुलर के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोशिका विभाजन में भी हेल्प करती है। तो कई प्रकार है इसके सेल मेम्ब्रेन के, तो कई काम भी है ना। इसके आगे और जाने, अगला है हम लोग ट्रांसपोर्ट देखते हैं, परिवहन। तो परिवहन के बारे में हमें अच्छे से समझना है कि दो प्रकार से यहाँ पर परिवहन करती है कौन, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो। पहला क्या, निष्क्रिय परिवहन, और दूसरा क्या, सक्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन में एटीपी यूज नहीं होता, यूज नहीं मतलब ये क्या है, यूज नहीं होता, जबकि इसमें क्या होती है, एटीपी यूज। अब चलो जल्दी से बता देना यहाँ पर क्या, कि निष्क्रिय परिवहन एटीपी यूज नहीं हो रहा होगा तो, है ना, प्रकृति के अनुसार चलता होगा। तो प्रकृति के अनुसार का मतलब क्या, उच्च से निम्न की ओर जब भी कोई चीजें जाती है, चाहे उच्च कोई भी चीज हो, है ना, चाहे हम लोग स्पेन को इतने ऊंचे में रखे हैं और सीधा छोड़ेंगे ग्रेविटी खींच लेगी नीचे की ओर। सेम कई चीजें हैं, है ना। हीट का भी जो ट्रांसफर होता है, उष्मा का जो परिवहन उच्च से निम्न की ओर होता है। जैसे मान लो कोई मटेरियल को हम लोग गर्म कर दिया, अपने आप ठंडा हो जाता है, उच्च से निम्न, तो यही बोलते हैं। तो उच्च से निम्न वाली कहानी किसकी है, निष्क्रिय परिवहन के एटीपी यूज नहीं होता। मतलब बोले हम लोग तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इन लोग होते हैं कैसे, तो सांद्रता प्रवणता के अनुसार होती है, सांद्रता प्रवणता के अनुसार, सांद्रता प्रवणता के अनुसार होती है ये वाली। और सेम लाइन हम इसके लिए भी यूज करेंगे, देखना एटीपी यूज हो रही है यहाँ पर, तो एटीपी यूज होगी, है ना, कब, जब वो निम्न से उच्च में जाएगी कोई भी चीजें तब। तो इसमें क्या होगा,
सेम लाइन यूज करेंगे, सिर्फ एक चीज क्या हो जाएगा अंतर, तो इसमें भी क्या होगी, तो यहाँ पर होगा सांद्रता प्रवणता, सांद्रता प्रवणता के विपरीत, सांद्रता प्रवणता के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। मतलब इसको इंग्लिश में बोले तो इसको अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, जबकि इसको अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे निम्न से उच्च जाती है, तो है ना, यही 2024 में आया हुआ था ये लाइन से क्वेश्चन, कि जब भी कोई मॉलिक्यूल्स या कोई भी अणु सांद्रता प्रवणता के विपरीत जाती है तो कौन से परिवहन से होकर जाती है, पूछा था। तो कौन सा परिवहन, सक्रिय परिवहन है, सीधी सी बात है। सक्रिय मतलब हम एटीपी का यूज करने वाले हैं, निम्न से उच्च भेजने वाले हैं, सांद्रता प्रवणता के विपरीत जाती है। और एक चीज यहाँ पर, एक चीज और याद रखे, यहाँ पर पंप की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप बोलेंगे इसको, है ना। कौन सा पंप की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, सोडियम पोटेशियम पंप। इस पंप के द्वारा ही निम्न में से उच्च में लेके जाती है कोई भी मॉलिक्यूल्स को, जबकि इसमें पंप की जरूरत नहीं है, तो ये बात भी हमें जानना है, पंप की जरूरत नहीं। तो थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस यहाँ से देख लिए, ताकि हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में तो इसके बारे में हमें आसानी हो। निष्क्रिय का मतलब हमेशा उच्च से निम्न की ओर जाती है मॉलिक्यूल से अणु, या बोला जाए कि सांद्रता प्रवणता के अनुसार एक टैग लाइन दे दिए, तो इसमें एटीपी यूज नहीं होता। जबकि इस टाइप के जो सक्रिय परिवहन होते हैं उसमें एटीपी यूज होती है, निम्न से उच्च जाती है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत जाती है, सोडियम पोटेशियम पंप की जरूरत पड़ती है इसमें, ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ से, यहाँ पर देखें, अणुओं का झिल्ली के आर पार सांद्रता प्रवणता के अनुदिश अर्थात उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है, पेसिव, है ना, पेसिव वाला होता है। देखो जैसे झिल्ली के ये बाहर साइड है, आउटर साइड, और झिल्ली के अंदर लेके आना है इनर साइड में कोई भी मॉलिक्यूल्स के या कोई भी अणु को, तो सीधा सीधा आ जाती है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। तो निष्क्रिय परिवहन एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो देखो इसको पढ़ेंगे भी, पहला सिंपल डिफ्यूजन मतलब सरल साधारण विसरण है, इसमें सीधा सीधा मॉलिक्यूल्स इसमें सीधा आ गया, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ पर इस टाइप के मॉलिक्यूल्स है, तो ये तो सीधा नहीं आ पा रही है, तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
कंटेनर भी, दोनों के बीच में झिल्ली है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो ये क्या करती होगी, तो देखना यहाँ पर ये जो यहाँ पर ऐसे लिक्विड लिक्विड टाइप का बना रहा हूँ मैं, ये जल के अणु है, ठीक है। ये क्या है, जल है, दोनों तरफ, इधर भी जल है और इधर दोनों कंटेनर में क्या भरे हुए हैं, जल। अब ये जल जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में देखो क्या है, जिस टाइम में ऑस्मोसिस मतलब परासरण, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग क्या, परासरण, वो क्या होगा, दोनों तरफ जब जल के अणु क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे तो परासरण बराबर रहेंगे, दोनों तरफ, न इधर के न उधर के, कहीं तरफ जाएगा नहीं। लेकिन मान लो यहाँ पर हम क्या कर दिए है ना, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हम लोग है ना जो डिसॉल्व हो सकती है वाटर में, उसको डाल दिए। जैसे मान लो हम लोग NaCl को डाल दिए, किसमें, इस तरफ वाले B में। तो जब NaCl को डालने से जल के अणु क्या हो गए, कम हो गए, जल के अणु क्या हो गए, कम। क्यों, क्योंकि उसकी जगह में कौन आ गया, NaCl आ गया। तो जल के अणु इधर कम हो गए, तो बताओ परासरण की जो दिशा होगी वो किधर होगी। तो परासरण के लिए सीधा सा बात जानना है, इसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता ही जाती है मॉलिक्यूल, लेकिन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता जब वो जाती है ना, तो उस टाइम में जल जाते हैं। तो यहाँ से याद रखना, जल जाते हैं मतलब जलने वाला जल नहीं है, वाटर जाते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हम बोल सकते हैं कि जल के अणु ज्यादा जल से कम की जल की ओर जाएंगे। तो इधर कम जल है, इधर ज्यादा जल है, तो किधर से किसको क्रॉस करता हुआ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ। मतलब यहाँ से हम परासरण की दिशा के बारे में जाने ना, परासरण की दिशा क्या होगी, तो दिशा जानने के लिए हमें सिंपल से चीज करना है, जिधर ज्यादा जल होगा वहां से जल। यहाँ पर सांद्रता में विलय विलायक ऐसा चीज कुछ भी नहीं सोचना, परासरण की दिशा पूछेगा ना, इसके लिए वाटर मॉलिक्यूल्स या कोई भी सॉल्यूशन के लिए हमेशा याद रखना उच्च जल से निम्न की ओर जाएगी, सीधी सी बात है, हमेशा उच्च जल से निम्न जल की ओर जाएगी। जबकि हम सॉल्यूशन और कई चीज पढ़े हुए रहते हैं, उसमें ना बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर विलय विलायक ये दुनिया भर का जो नाटक करते हैं वो सब क्या है, तो देख लेते हैं इधर ही। विलायक का मतलब देखो, विलायक वही है जो ज्यादा रहती है सॉल्यूशन, विलयन में जो ज्यादा है ना वही विलायक है। अब वो जल भी हो सकती है और कुछ और दूसरे चीज भी हो सकते हैं, बात याद रख लेना। विलयन में क्या होता है, विलयन बराबर विलायक प्लस विलय होती है, और विलय वही है जो कम मात्रा में होती है। ए वाला लाइन जिसको याद है ना, कभी गलत नहीं होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन बनती है, तो ये कम मात्रा में रहेगी और ये क्या रहती है, हमेशा ज्यादा मात्रा में। तो जो ज्यादा मात्रा में होती है ना वही क्या होती है, विलायक, चाहे अब वो जल हो चाहे है ना कुछ भी हो। समझ आया कि नहीं आया, तो विलयन वही है, विलयन जो तो दो चीजों से बनती है, किससे, विलय प्लस विलायक से। अब लोगों को लगता है कि यहाँ पर जल ही हमेशा विलायक होंगे, हालांकि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब सार्वत्रिक विलायक होती है, कौन, जल, उसी को भी घोल लेती है ना। किसी को भी का मतलब ऐसे सॉलिड वाली चीज डालेंगे तो नहीं घोलेगी उसको, तो मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट होते, कोई भी केमिकल को घोलने का काम करती वाटर। तो विलायक वही जो ज्यादा मात्रा में होंगे और विलय वही जो कम मात्रा में होंगे, दोनों से मिलकर ही सॉल्यूशन बनती है। तो परासरण में भी वही जानना है हमें कि जल के अणु कम जल के अणुओं की ओर जाते हैं, मतलब जल के अणु ज्यादा से कम की ओर जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण। और इस परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाई जाती है ना, रोकने के लिए, उसको परासरण दाब कहते हैं। रोकने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मान लो दाब की, तो दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब। इसको हम लोग केमिस्ट्री सॉल्यूशन वाले में चैप्टर में पढ़े रहते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT के बारे में हम लोग पढ़े रहते हैं। तो परासरण दाब होती है कौन, ये जो हम लोग रोकने के लिए लगाते हैं, बाहर से लगाई जाने वाली दाब है परासरण दाब, ठीक है। अब ये तो जल के अणु और इधर से इधर चले गए, इसको हम लोग जान गए है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं, जान गए। लेकिन ये विसरण से किस बात से, मतलब किस बात से इसमें कंपैरिजन है विसरण और परासरण में, तो विसरण वो चीजें हैं जिसमें कोई भी प्रकार के विलेय पदार्थों का क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर में। तो जब उदासीन विलेय रहेंगे ना, यहाँ पर उदासीन, चूंकि बताओ वाटर जो रहती है उदासीन होती, क्या वाटर के लिए हम लोग क्यों परासरण वर्ड अलग से यूज क्यों किया गया, इसको विसरण के द्वारा ही सीधा बता सकते थे, विसरण में उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है करके। लेकिन यहाँ पर अलग से टैगलाइन देने का मतलब ये है कि जल जो रहती है वाटर, वो विलेय के रूप में ज्यादातर काम नहीं करती, वो विलायक के रूप में ज्यादा काम करती है वो। यही कारण है कि हम लोग इसके लिए अलग वर्ड यूज करते हैं परासरण, जबकि देखो विलेय के लिए यूज करते हैं हम लोग विसरण, को भी विलेय, जैसे
अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना क्या है? विसरण है। एक कोने में जलाते हैं, उसमें कुछ सांद्रता रहती है, अगरबत्ती में दूसरे कोने में पहुंच जाती है। परफ्यूम, परफ्यूम को जब हम लोग ऐसे क्या करते हैं, स्प्रे करेंगे तो इधर से उस कोने में पहुंच जाएगी। तो क्या होता है, मॉलिक्यूल जो रहते हैं ना हमेशा उच्च से निम्न की ओर ही जाते हैं, बशर्ते है कि वो मॉलिक्यूल जो है क्या है। अब मान लो वो मॉलिक्यूल्स क्या है, उदासीन है, तो साधारण विसरण द्वारा ही जाएगा। ठीक है, साधारण विसरण द्वारा ही उसका प्रसारण होगा। लेकिन वही मॉलिक्यूल्स मान लो उदासीन नहीं है, कोई ना कोई चार्ज है उसमें, मान लो वो मतलब पोलर नॉन पोलर के बेस में बात करते हैं, ध्रुवीय या अध्रुवी के रूप में। मान लो वो ध्रुवीय है, ठीक है, तो ध्रुवीय है तो क्या करेगा, यहाँ से इसको इंटरेक्शन होना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन से, तो उसके हिसाब से उसको जाने देगा नहीं जाने देगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का में क्या चार्ज है उसके हिसाब से भी मेम्ब्रेन जो है रिएक्ट करती है। उदासीन मॉलिक्यूल को सीधा जाने देती है, साधारण विसरण। अब जब उदासीन नहीं रहते, ध्रुवीय अणु हो जाते हैं, उसको जाने नहीं देती, इसीलिए कैरियर प्रोटीन की जरूरत, हालांकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है फिर भी, है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग इसका बात करते हैं, जबकि परासरण के लिए भी बात करते हैं। पहले हम लोग जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला चैप्टर पढ़ते थे तो एक चीज और बताता था मैं, है ना, देखो यहाँ पर बता देता हूँ मैं कि क्या होती है, एक चीज और जानते हैं। ये जो जल के अणु रहते हैं ना, जैसे NaCl या कोई विलेय को देखो, दोनों तरफ पहले समान जल था, इधर भी जल के अणु उतने थे जितना इधर था, लेकिन हम NaCl इधर मिलाए ना तो वाटर के अणु क्या हो गए, कम। तो वाटर के अणु जब कम होती है ना तो इसका जो पोटेंशियल रहता है, पोटेंशियल मतलब वाटर पोटेंशियल बोलते हैं, जल विभव, वो कम हो जाती है। ये बात याद रख लेना, जल विभव, जल विभव का मतलब होता है जल की क्षमता। तो ना जैसे ही कोई दूसरे मॉलिक्यूल मिलाते हैं ना तो जल विभव कम हो जाती है, जबकि जल विभव इधर ज्यादा है। जल विभव का मतलब जल की शक्ति। सीधा से याद रखना कि उदासीन विलयन जो रहते हैं ना उसमें जल विभव बहुत ज्यादा रहता है, निगेटिव। मतलब कैसे, तो भाई देखो जल की जो क्षमता है ना, जल जब शुद्ध रूप से रहेगा ना, शुद्ध जल का जल विभव सबसे ज्यादा होता है। ये बात ना यहाँ पर लिख लेने हैं कहीं पर कि शुद्ध जल का जल विभव क्या होता है, ज्यादा। अब कितना ज्यादा, शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है, तो ज्यादा। तो कितना ज्यादा, तो शून्य होती है, शून्य, शून्य ही सबसे ज्यादा है। शुद्ध जल के जल विभव कितना होता है, शून्य, और शून्य ही सबसे ज्यादा है। तो शुद्ध जल का जल विभव सबसे ज्यादा होती है, ये बात याद रखना। क्यों, क्योंकि भाई शुद्ध जल का मतलब होता है कोई भी दूसरे अणु और नहीं है। कोई दूसरे अणु जैसे नमक के कुछ टुकड़े डाल दिए तो जल की जो क्षमता है वो तो कम हो गई, जितना ताकत था जल का वो खुद का कम हो गया, इसलिए शुद्ध जल के जल विभव ज्यादा होते हैं। बात याद रख लेना, कितना होता है, शून्य होता है। तो ये परासरण बता दिया मैंने, है ना। परासरण सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। परासरण में सीधी सी बात है, जल के अणु ही मूवमेंट करते हैं, जबकि विसरण में बात करें तो उसमें विलेय हो सकते हैं, अब कुछ भी हो सकता है, तो विलेय के मॉलिक्यूल जो है ना जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए, और यहाँ से ध्रुवीय अणु अध्रुवीय लिपिड दूसरी तरह से सतह होकर नहीं गुजर सकते, इसलिए उनके परिवहन के लिए झिल्ली वाहक प्रोटीनों की आवश्यकता होती है, सुसाध्य विसरण कहलाती है। तो यहाँ से देखें, पेशी मॉलिक्यूल्स में उच्च से निम्न जा रही है, मॉलिक्यूल्स उच्च से निम्न में जा रहे हैं, और हम डायग्राम से देख भी सक रहे हैं क्या कि देखो इधर उच्च सांद्रता है, इधर निम्न है ना। तो उच्च से निम्न की ओर जाती है, तो ये वाला जो जाती है, ये वाला अणु जो है वो क्या है, उदासीन अणु है ना। कौन सा अणु है, उदासीन। जबकि ये वाले जो अणु है इन लोग क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु। अब ध्रुवीय अणु है तो लिपिड द्विसतह से होकर तो जा नहीं सकेंगे। वाटर तो वाटर मतलब इसका हेड वाला पोर्शन तो खींचेगा उसको, क्यों, क्योंकि पोलर पोलर मतलब देखो खींचेगा नहीं, ये पोलर वाला मॉलिक्यूल्स है, अध्रुवीय मतलब ध्रुवीय होती है ये वाली, और ध्रुवीय होने की वजह से वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है। पोलर पोलर इंटरेक्शन जब होंगे, जैसे ध्रुवीय मॉलिक्यूल, ये मान लो ध्रुवीय वाला हेड वाला पार्ट है लिपिड का, इधर से ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स इधर आते रहेगा, रिपेल करेगा उसको, रिपेल मतलब उसको ना बाहर फेंकेगा। लेकिन ना क्या होगा कि ये कैरियर प्रोटीन है कि नहीं भाई, है ना, तुम इसको जाने नहीं दे रहे हो, ठीक है, मैं लेके जाऊंगा बोलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो लिपिड कितना दूर में है इससे, मतलब ये प्रोटीन दूर में, मतलब पेरिफेरल प्रोटीन, और है ना वही जो ऊपर से नीचे की ओर अंदर की ओर गई रहती है, तो इधर पकड़ेगा मॉलिक्यूल्स को और 180 डिग्री में रोटेशन करती है, ऐसे आएगी। मतलब कोई मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर पकड़ेगी ऐसे इधर, अरे इधर ऐसे पलटती है, ऐसे आके छोड़ेगी। तो सुसाध्य विसरण में है ना किसकी जरूरत पड़ती है, कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। यही डिफरेंस बनाता है इसको किससे, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो साधारण विसरण है ना उसी से। सुसाध्य क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको ना बने बुलाए ना इधर आ जाता है, मतलब इसको ना सीधे सीधे आने की जरूरत नहीं पड़ता, इसको इधर से पकड़ते हैं गाड़ी और इधर से ऐसे लाके पलट देते हैं, ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे आके छोड़ देंगे। तो ये बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
तो ये बात हमें समझ आना चाहिए सुसाध्य विसरण के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है एनसीईआरटी वालों ने, क्या कि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विपरत से होकर नहीं गुजर सकते। अध्रुवीय लिपिड द्विपरत मतलब यहाँ पर जो टेल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना अध्रुवीय वाले होते हैं। अध्रुवीय वाला क्यों आने देगा ध्रुवीय वाले को, इसीलिए यहाँ पर क्या रहते हैं कैरियर प्रोटीन लगी हुई रहती है और उसी के द्वारा ही परिवहन हो पाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वाली है ना, उससे क्वेश्चन देने के चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कौन सा मॉलिक्यूल्स के लिए है ना कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है पूछेगा। और ये लाइन देते ही देते हैं तो कौन से प्रोटीन के लिए ध्रुव मतलब कौन से अणुओं के लिए ध्रुवीय अणुओं के लिए, क्यों क्योंकि लिपिड द्विसतह अध्रुवीय होती है और उसमें भी टेल वाली पार्ट उसका, तो यहाँ सभी जानना है। जैसे यहाँ पर मैं बताया अभी है ना लिपिड में, यहाँ पर जब शुरू किए ये वाला जो पोर्शन रहता है ये वाला, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई रहती है, मतलब ये क्या होती है अध्रुवी है, ये अध्रुवी। ध्रुवी अध्रुवी जानना होगा, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी होती है ना, तो ये है अध्रुवी, जबकि इन लोग क्या होते हैं हेड वाला ध्रुवी होते हैं, है ना ये, तो इसको भी हमें जानना है। तो बहुत सारी बात बता दी है यहाँ पर, ठीक है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना, उसके बाद में देखना एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखें हम लोग तो सीधी सी बात है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब अणुओं का झिल्ली के आर पार सांद्रता प्रवणता के विपरीत वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जिसको शुरू में ही बता दिया मैंने है ना, यहाँ पर कि हम लोग देखे थे इधर सक्रिय परिवहन में सांद्रता प्रवणता की विपरीत होती है, ये होगी अर्थात कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएगा, निम्न से उच्च में जाती है। और जब भी कोई चीजें निम्न से उच्च जाती है ना, तो निम्न से उच्च जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ऊर्जा क्या होती है यहाँ पर एटीपी यूज होगा, और इस एटीपी को यूज करने के लिए है ना किसकी जरूरत पड़ेगी, पंप की जरूरत पड़ेगी। तो पंप है कहाँ कौन, यहाँ पर पंप है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा इसको उच्च से निम्न में लेके जाया जाता है ना। तो यहाँ पर देखो लिखा है सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी का यूज होता है, उच्च से निम्न है ना जाते हैं, जब भी उच्च से निम्न की ओर, निम्न से उच्च की ओर, तो क्या होंगे सक्रिय परिवहन होगा, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। तो देखो इसमें एटीपी यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होती है और भी जाने, तो इसको आसान भाषा में हम लोग समझ सकते हैं अपना वाले ट्रिक से, है ना, कि जैसे मान लो कोई बाल्टी का पानी है, उसको हमें पानी के टंकी में भेजना है, छत में जो लगा हुआ है टंकी में, तो टंकी में पानी हमेशा क्या रहती है ज़्यादा, जबकि बाल्टी में क्या रहते हैं छोटा सा रहता है। मान लो यहाँ पर 10 लीटर है, यहाँ पर 1000 लीटर है, फिर भी बाल्टी के पानी को हम लोग टंकी में लेके जा रहे हैं, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, पंप की जरूरत पड़ेगी। तो पंप द्वारा ही ले जाया जा सकता है। इससे सीधा इसे याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कभी नहीं भूलेंगे। जब नीचे में निम्न है और ऊपर में हमें उच्च में पहुंचाना है तो पंप लगा के ले जाना पड़ेगा, जबकि ऊपर के पानी जो रहती है उसे नीचे लाना पड़ता है। मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखना यहाँ से, जब हम लोग उच्च से निम्न में जाते हैं, है ना, उच्च से निम्न, मतलब इधर पानी के टंकी की ही बात करें, है ना, पानी का क्या है टंकी, और है नीचे में क्या है बाल्टी है, बाल्टी में पानी लेके आना है तो दो रास्ते हैं, या तो डायरेक्ट बाल्टी में आ सकता है वाला, और दूसरा क्या है नल द्वारा बाल्टी में लेके आएंगे। तो ये नल द्वारा वाले में देखते हैं, नल द्वारा, तो नल द्वारा का मतलब यहाँ पर कैरियर प्रोटीन वाले, कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन जो रहती है नल का काम करेगी, मतलब नल द्वारा ऊपर से प्रॉपरली रूप से आएगी, ठीक है। और जबकि सीधा सीधा जो पानी का ओवरफ्लो होता है ना, ओवरफ्लो जो रहती है उसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना पाइप लगाने की जरूरत, ना नल लगाने की जरूरत, सीधा पानी टंकी से किसमें आ जाती है बाल्टी में। तो जो ओवरफ्लो वाले जो पानी है ना, पानी बोला जाए, इन लोग क्या होते हैं उदासीन अणु, उदासीन अणु होते हैं, इसीलिए सीधा सीधा आ जाते हैं, है ना, कहाँ से उच्च से निम्न में। जबकि ये वाले जो कैरियर प्रोटीन नल द्वारा जो आते हैं ना पानी, ये वाला जो पानी है कैसा है ध्रुवीय अणु होते हैं, ध्रुवीय अणु, लेकिन इनकी कोई गलती नहीं है, ये लोग ज्यादा रहते हैं, ध्रुवीय अणु है, यही गलती है इसकी, इसीलिए आने नहीं देते, इसीलिए कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है ना। तो इससे हमें याद रखेंगे, और कभी नहीं भूलने वाली चीजें हैं ये, है ना, ठीक है। तो इसके बाद और हम जानते हैं पहला सेल वाल के बारे में, हम लोग बहुत सारा चीज जाने, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, है ना, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। दूसरा हम लोग जानने वाले किसके बारे में, सेल वाल के बारे में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक से ना कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, और उसमें से भी सेल मेम्ब्रेन जो किससे बनी है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो लिपिड और प्रोटीन से बनी है, लेकिन मुख्यतः वो लिपिड से ही बनी है, जो लिपिड सभी जगह में रहते हैं, प्रोटीन तो कुछ कुछ जगह में रहते हैं। हालांकि प्रोटीन का कंस्टिट्यूशन या संगठन ज्यादा होता है सभी सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। इवन आरबीसी का हम जब देखें तो 52% प्रोटीन था, जबकि लिपिड कितना परसेंट था, 40% ही कम है, उसके बावजूद सभी जगह में रहती है। तो मुख्यतः बनी हुई रहती है किसकी, फास्फोलिपिड या लिपिड की बनी हुई रहती है। तो लिपिड में भी कौन सा लिपिड, फास्फोलिपिड इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अगला देखने वाले हम लोग सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के बारे में थोड़ा जानते हैं। सेल वॉल का डिस्कवरी किसने किया था एक जान लेते हैं। तो डिस्कवरी, जिसने सेल को डिस्कवरी किया होगा उसी ने तो सेल का वॉल का भी डिस्कवरी किया होगा। तो सेल वॉल का डिस्कवरी किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सेल वॉल का डिस्कवरी किया, क्योंकि उसने जो पहला सेल देखा था वो प्लांट सेल ही था। हालांकि जो स्लीडेन एवं स्वान जब हम पढ़ते हैं तो स्वान ने क्या किया था? ऑब्जर्वेशन किया था, अवलोकन। तो अवलोकन करके बताया था कि सभी प्लांट के आउटर लेयर में क्या होती है? सेल वॉल होती है, ये बोला था। जबकि एनिमल सेल के आउटर लेयर में सेल मेम्ब्रेन होती है, ये बात बोला था इसने, स्लाइडेन ने। लेकिन खोज के बारे में बोलेंगे तो रॉबर्ट हुक ने किया था सेल वॉल का। ठीक है, सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव होती है, सजीव नहीं रहती। सेल वॉल क्या रहती है? निर्जीव। और क्या रहती है? पारगम्य रहती है। पारगम्य, पारगम्य मतलब जो मॉलिक्यूल्स वगैरह को आना है भाई आ जाओ, है ना, किसी को रोकना नहीं है। बाउंड्री तो है लेकिन टूटी हुई बाउंड्री है। ठीक है, बाउंड्री है लेकिन ऊपर से ऐसे इधर से उधर आ जाते हैं ना, बाउंड्री रहती है फिर भी तो वैसी रहती है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल रहता है, बाउंड्री रहते हैं और इधर से छलांग लगा के उधर सीधा क्लास में चले जाते हैं कूद के अंदर। तो ये सब चीजें होती है। तो पारगम्य होती है सभी मॉलिक्यूल्स के लिए। तो देखें, हम अभी तक ना प्लांट और एनिमल में जब तुलना किए थे तो हम देखे थे कि प्लांट में ही सेल वॉल होती है, लेकिन क्या प्लांट बस में सेल वॉल होती है? और भी कोई जीव नहीं है जिसमें सेल वॉल होते होंगे। तो दूसरे और भी है ना यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, तो कौन मतलब और भी मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो कौन कौन से ऐसे है ना और भी होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको जानते हैं। ठीक है, तो देखना यहाँ पर एक कवक है और पौधों की प्लाज्मा झिल्ली के बाहरी भाग में पाई जाने वाली एक निर्जीव कठोर संरचना होती है। निर्जीव मतलब नॉन लिविंग, कठोर का मतलब हार्ड होती है ये वाली। तो कवक और पौधों बस में नहीं रहती, तो पौधों में और भी आ जाते हैं कौन? जैसे पौधों में हम लोग शैवाल के बारे में बात करते हैं, तो शैवाल भी तो आता है पौधों में, एल्गी। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई जीव होते होंगे। तो इसके अलावा बैक्टीरिया, हालांकि ये प्रोकैरियोट है, क्योंकि हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं तो है ना, इसको भी साथ में हमें लेके चलते हैं। बैक्टीरिया भी जो रहती है इसमें भी सेल वॉल पाई जाती है। शैवाल रहती है पौधों में, वो भी है ना, प्लांट्स में तो प्रेजेंट है, कवक में भी प्रेजेंट होती है। तो इन सब का हमें जाने तो देखते हैं इधर से कौन किसकी क्या बनी हुई रहती है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शैवाल के बारे में जानते हैं। ठीक है, शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टान, मैनान्स और कैल्शियम कार्बोनेट की और खनिजों से बनी हुई रहती है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं, सेलुलोज और उसके अलावा हेमीसेलुलोज भी रहते हैं, हेमीसेलुलोज। और उसके अलावा क्या रहते हैं? गैलेक्टान्स और मैनान्स और प्लस क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कभी कभी इसमें छांटने के लिए आती है भाई, तो याद रख लेना सीधा सीधा, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। सेलुलोज, गैलेक्टान, मैनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी रहती है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, गैलेक्टान, मैनान्स और कैल्शियम कार्बोनेट 5 चीजों से बनी है। 3 4 5 किसकी सेल वॉल? एल्गी की सेल वॉल। अरे ये कैसे बंद हो गया है? कब से बंद है? और तो हम लोग देख रहे थे शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी रहती है? सेलुलोज, गैलेक्टान, मैनान्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई रहती है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज है, जो खनिज होते हैं ना, खनिज उसका कंस्टिट्यूशन अलग ही रहता है। देखो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है, जैसे ये ना सूखती है एल्गी जो है, सूखने के बाद में जब इसको प्रेस करेंगे तो जो आवाज़ जो आती है ना, मतलब है ना, नॉर्मल जो भी और भी की तुलना में, जैसे पत्ती को भी देखना, पत्ती जब सूखती है तो उसके ऊपर चलोगे तो अलग ही आवाज़ आती है उसके टूटने की। तो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जो रहते हैं ना, वो उसको लंबे समय तक है ना बना के रखे रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को जानना है यहाँ पर। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि शैवाल में कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं। ऐसा बस कि नहीं पूछेंगे कि शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी रहती है, ये बस नहीं पूछ सकते, कौन सा खनिज पाया जाता है ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना हमें कैल्शियम कार्बोनेट पाई जाती है। अन्य पौधों में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। डिफरेंस क्या है देखना, डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन देंगे। जब शैवाल भी पौधा ही है ना, शैवाल भी तो क्या होते हैं? प्लांट्स ही है, पौधा। तो इन दोनों के सेल वॉल में क्या अंतर है? तो यहाँ पर देखो पेक्टिन और प्रोटीन जो लिखा है ना, देखो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, तो इसमें भी है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। उसमें क्या है अंतर? गैलेक्टान, मैनान्स और कैल्शियम कार्बोनेट का, जबकि इसमें क्या है? पेक्टिन और प्रोटीन होती है प्लांट सेल में, मतलब प्लांट के सेल वॉल में। तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये पौधे का हो गया। तीसरा हमें जानना है, जैसे मान लो फंजाई के बारे में जानते हैं, मतलब कवक के बारे में। तो कवक की कोशिका भित्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े भी रहते हैं।
तो ये बनी रहती है काइटिन की। तो इसको कई बार पूछा हुआ है नीट, तो इम्पोर्टेंट है नीट के पर्पज से, इसीलिए तो पूछ रहा है। यदि इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो बार बार थोड़ी ना पूछता है कि एक ही चीज़ों को। तो कवक जो रहती है काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है कवक की जो कोशिका भित्ति में, है ना। उसके अलावा चौथा और भी देखते हैं हम लोग, बैक्टीरिया के बारे में बात किए तो बैक्टीरिया का भी जान लेते हैं यहीं पर, ताकि हमें कंपेरिजन वाले क्वेश्चन दे तो हमें पता चल जाए, है ना। तो बैक्टीरिया के सेल वाल जो रहते हैं किसकी बनी रहती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी रहती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें, बैक्टीरिया में, जबकि बाकी कवक में काइटिन की बनी हुई है, और कुछ पौधों में सेलुलोज, हेमीसेलुलर पेक्टिन प्रोटीन की शैवाल की कोशिका भित्ति बनी हुई रहती है, सेलुलोज, गिलेक्टान, मैनांस और कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ऐसे हमें याद रखना है सेल वाल के बारे में। नॉन लिविंग होती है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया था, पारगम में रहती है, ये सब चीज़ भी हमें देखना है, ठीक है। करती क्या है सेल वाल, उसके बारे में जाने हम लोग। तो देखना, ये एक नवोदित पादप कोशिका की कोशिका भित्ति प्राथमिक भित्ति वृद्धिशील होती है। कोशिका के परिपक्व होने पर यह धीरे धीरे कम होने लग जाती है और भीतरी भाग झिल्ली की ओर पर द्वितीयक भित्ति का निर्माण होता है। मतलब बोला जाए, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है उसको हम लोग इससे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये सेल है, तो सेल के अंदर में कोशिका भित्ति जो रहती है ना 3 टाइप की होती है, मान के चलना है, ठीक है। कैसे, तो जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है ये वाली, तो उसको S1 S2 S3 से हम लोग नाम दे रहे हैं। तो S1 वाली क्या है, प्राथमिक, S1 वाली क्या है, प्राथमिक, और इसी के अंदर किसकी क्षमता होती है, वृद्धि की क्षमता। तो ये बात याद रख लेना है कि कौन सी प्रकार की कोशिका भित्ति में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में से वृद्धि की क्षमता होती है वाले क्वेश्चन पूछेंगे। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति में होती है वृद्धि की क्षमता, और जब नई बनती है तो पहले यही बनती है प्राथमिक वाली जो बाहर की ओर बनती है, जबकि सेकेंड वाली और थर्ड वाली जो है अंदर की ओर बनती है। अंदर का मतलब, अंदर का मतलब क्या है, यहाँ पर अंदर में तो सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की ओर ये दोनों S1 S2 जो रहती है झिल्ली की ओर बनती है, झिल्ली की ओर। मतलब बोला जाए कि हम बोलेंगे कि कौन वाला पहला है, कौन वाला दूसरा तीसरा करके, तो बाहर वाली पहली है और बाहर वाली अंदर की ओर अपनी बनाती है दूसरी और तीसरी को, ठीक है। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति में किसकी क्षमता है, वृद्धि की, और वही जो है द्वितीयक और तृतीयक कोशिका भित्ति को बनाती है। लेकिन सभी प्रकार की कोशिकाओं में नहीं रहती, कुछ कुछ में रहती है ना। जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि किसमें द्वितीयक एवं तृतीयक कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। उसके बारे में और देखें, ये तो हम जान गए कोशिका भित्ति के बारे में। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिडिल लेमिला के बारे में। मिडिल लेमिला मुख्य रूप से कैल्शियम पेक्टेट की परत होती है, यह पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़ती है। तो ये बात हमें जानना है कि दो कोशिका, जो आउटर लेयर इसकी क्या है, कोशिका भित्ति है, दो कोशिका, जैसे मान लो हम लोग प्लांट लिए हैं, यहाँ पर प्लांट में दो कोशिकाएं हैं। अब दो कोशिकाओं के बीच में जोड़ने के लिए, यहाँ पर जोड़ने के लिए एक संरचना होती है जिसका नाम है क्या, मिडिल लेमिला बोलते हैं इसको, मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला या मध्यांश पट्टिका बोलते हैं। ये जो मिडिल लेमिला रहती है दो पड़ोसी कोशिकाओं के किसको जोड़ती है, सेल वॉल को जोड़ती है। सेल वॉल को क्या करती है, जोड़ती है, सेल वॉल को जोड़ती है, इसीलिए इसको हम लोग जोड़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंट। तो प्लांट सीमेंट, जैसे कोई ईंटे को जोड़ते हैं ना, वैसे यहाँ पर प्लांट में दो सेल को जोड़ने के लिए जो होती है वो मिडिल लेमिला होती है, प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं। और ये देखिए मुख्यतः बनी हुई रहती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से, पेक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, उसमें भी मुख्यतः पूछेंगे। तो मुख्यतः क्या है, कैल्शियम। तो एनसीईआरटी सिर्फ यही लाइन को दिया है, ये मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, ये बात बोला है। लेकिन हमें याद रखना है, मान लो ऑप्शन में है कि कैल्शियम में के अलावा और कौन भी आयंस होते हैं करके, तो कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम, मतलब कंट्रीब्यूशन की बात करें 90% ये रहती है, 10% ये रहती है मैग्नीशियम। तो 90% कैल्शियम है और 10% क्या है, मैग्नीशियम। इसीलिए तो बोले कि देखो मिडिल लेमिला किसकी बनी होती है पूछेंगे, तो ऑप्शन में रहेंगे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, ओनली कैल्शियम, ओनली मैग्नीशियम पेक्टेट, ऐसे। लेकिन मुख्यतः बनी होती पूछेगा तो मुख्यतः में सीधा सा आंसर देना भाई, मुख्यतः वर्ड यूज कर देगा तो कैल्शियम ही है, बनी होती है बस पूछेगा तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की पेक्टेट से बनी हुई रहती है। पेक्टेट का मतलब होता है यार, जब जमने के बाद जो संरचना रहती है ना उसे हम लोग बोलते हैं। जैसे सीमेंट है, घो जब सीमेंट में पानी डाले रहते हैं तो घोला घुली हुई अवस्था में रहती है तो कैसे दिखाई देता है, अलग ही दिखाई देता है। लेकिन वो जम जाती है तब अलग ही दिखाई देती है ना। तो वैसे ही उसको बोलते हैं हम लोग पेक्टेड, जो क्या करती है, पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ती है ना। ये बात भी याद रखना, कोशिकाओं को जोड़ रही है, लेकिन कोशिका द्रव्य को कैसे जोड़ेगी, तो कोशिका द्रव्य को जोड़ने के लिए अलग ही चीज होंगे यहाँ पर।
तो दोनों के बीच में एक ब्रिज बनेगा, तो इस ब्रिज का नाम है क्या? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा के लिए याद रखना, सीधी सी एक लाइन याद रखना कि दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य या बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म को जोड़ती है, उसको हम बोलेंगे क्या? साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाली को प्लाज्मोडेस्मेटा बोलेंगे, जबकि कोशिका को जोड़ने वाली को हम क्या बोलेंगे? मिडिल लेमिला। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंसेस है, एक सेलुलर ब्रिज होती है। और एक बात बताओ मुझे कि ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा जो है पड़ोसी कोशिकाओं में होगी कि दूर दूर प्रेजेंट रहने वाली कोशिकाओं में? तो जाहिर सी बात है पड़ोसी कोशिकाओं में होगी, है ना? क्योंकि भाई देखो, जब भी कोई चीज का आदान प्रदान करना है तो पड़ोसी से मांगेंगे कि दूर में जाके दूसरे मोहल्ले के लोगों से किसी से भी मांग के ले आएंगे कोई चीज? पड़ोसी से मांगेंगे ना। तो पड़ोसी के साइटोप्लाज्म को जो जोड़ती है, साइटोप्लाज्म को जोड़ने की जो काम करती है वो कौन करती है? तो प्लाज्मोडेस्मेटा नाम की संरचना करती है, जो दो पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़कर करती है पदार्थों का आदान प्रदान। जैसे मान लो इधर चाय पत्ती की जरूरत है, इधर चाय बनाना है तो चाय पत्ती लेने आ जाएगी इधर, है ना? तो प्लाज्मोडेस्मेटा वही संरचना है ना? क्यों? क्योंकि भाई देखो बीच में दीवार है, अब दीवार के बीचों बीच से यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस तो बन ही नहीं रही यहाँ पर, जबकि सेल मेम्ब्रेन इंटरसेलुलर स्पेस बनाता था, जबकि ये सेल वॉल कहाँ बना रहे हैं? इंटरसेलुलर स्पेस बीच में। तो अंतःकोश की स्थान नहीं है, तो दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगी? प्लाज्मोडेस्मेटा। तो मिडिल लेमिला जो रहती है सेल वॉल को जोड़ती है, प्लांट सीमेंट बोलते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी रहती है मिडिल लेमिला, जबकि प्लाज्मोडेस्मेटा दो पड़ोसी को साइटोप्लाज्म को जोड़ती है, तो किसके? पड़ोसी सेल। ये भी याद रखना, है ना? क्योंकि सेल तो बहुत सारे हैं, लेकिन पड़ोसी सेल क्या रहते हैं? जो साइड में रहेंगे उसे पड़ोसी बोलेंगे ना। तो ये बात हमें जानना है, ठीक है? तो ये होती है सेल वॉल, है ना? देखो यहाँ पर तो सेल वॉल के और भी कार्य वगैरह के बारे में बात करें तो कार्य क्या क्या होती है? तो पहला कार्य क्या होगा? ये कोशिका को आकार प्रदान करती है, सीधी सी बात है, शेप देने का काम करती है ना? इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, याद करने की भी जरूरत नहीं। सेल वॉल क्या करेगी? आकार प्रदान करेगी। उसके अलावा ये कोशिका को क्या देती है? दूसरा, यांत्रिक क्षति और संक्रमण से बचाता है, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं यहाँ पर। जबकि वहाँ वाला क्या था? सेल मेम्ब्रेन वाले में स्ट्रक्चरल सपोर्ट के बारे में हम लोग बात किए थे, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है बोले थे, है ना? किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यहाँ पर क्या है? यांत्रिक सहारा देती, यांत्रिक क्षति, मतलब प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है ना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, मतलब क्या है? संरचनात्मक रूप से क्या सहायता करती है। जबकि यहाँ पर यांत्रिक रूप से, यांत्रिक का मतलब कोई यहाँ पर ऐसे गोली मारेगा ना इस सेल को तो गोली को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता है इसके अंदर, मतलब इतना कठोर नहीं रहती। लेकिन यांत्रिक क्षति का मतलब बाहर से जो भी कोई नुकसान, डैमेज या है ना वो होती है, उसको क्या करती है? ये उससे प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, संक्रमण से भी बचाती है, इन्फेक्शन वगैरह होंगे तो बाहर में रहेंगे तो बचाएंगे बचाएंगे, ठीक है? और इसके अलावा कोशिका से कोशिका अंतःक्रिया में सहायक होती है। कोशिका से कोशिका अंतःक्रिया मतलब सेल टू सेल जोड़ने का काम कर रही है भाई, है ना? सेल टू सेल रिकॉग्नाइज करती है जिस टाइम में नहीं बनती उस टाइम में, तो सेल टू सेल क्या करती है? रिकॉग्नाइज, मतलब अंतःक्रिया करने में, मतलब दोनों सेल बीच में जुड़े रहेंगे, बीच में मिडिल लेमिला भली रहती है लेकिन इंटर कम्युनिकेट करने के लिए ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है? उसके अलावा, है ना, ये तीसरा था। चौथा नंबर और देखिए, यह अवांछित वृहद अणुओं के लिए अवरोधक का कार्य करती है। अवांछित मतलब, है ना, ये देखो बाउंड्री तो खुली है, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बाउंड्री लगी है और बाउंड्री खुली है ऊपर से, कोई भी इधर से उधर क्रॉस कर लेंगे। लेकिन क्या ट्रक जो है इधर से उधर ऐसे कूद के चला जाएगा? ट्रक नहीं जा पाएंगे। मतलब जब भी वृहद अणु की बात आएगी ना, वृहद अणु मतलब बड़ी अणुओं की, तो बड़े अणु कहाँ जा पाएंगे? है ना? खुला है इसका मतलब कोई भी चले जाएंगे ऐसा नहीं है, धर्मशाला जैसे कि क्या है ना, कोई भी चले जाएंगे और हो जाएगा काम। तो यहाँ पर वृहद अणुओं को, वृहद मतलब वो भी कैसी वाली? अवांछित, मतलब जो जरूरत नहीं है कोशिका को, ठीक है? वैसे भी सेल मेम्ब्रेन रोक ही देगा उसको, इससे पहले कि सेल वाल ही रोक दे, तो उससे इसके लिए बृहद अणुओं की जरूरत पड़ती है। तो बृहद अणुओं को, अवांछित बृहद अणुओं को अवरोधक प्रदान करती है। देखो ऐसे तो वो जाने देती है लेकिन बृहद अणुओं को रोक देती है, सीधी सी बात है। तभी तो हम लोग शुरू में मैं बताया पारगम्य होती है, वो पूरी तरीके से पारगम्य, कोई भी अणु जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते ये है कि बृहद अवांछित बृहद अणु नहीं जा सकते, ठीक है? तो ये बात भी हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो मेरे ख्याल से सेल वॉल समझ आया होगा। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग सेल में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें हम लोग और भी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे, है ना? तो इन सब का यदि हमें पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर मैसेज करके ले सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम चैनल में भी ये सब क्लासेस जो है ना अवेलेबल रहेंगे। बाकी नीट जोन KWD को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है?
थैंक यू।